श्री अजय टमटा जी, हमारे छत्तीसगढ़ के ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, आईआरसी के अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार पिपरी जी, महासचिव श्री एस के निर्मल जी, महानिदेशक श्री डी सारंगी जी, सचिव लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी, आईआरसी के हमारे सभी भारत सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से पधारे आईआरसी के मंच में विराजमान पदाधिकारीगण, अभियंतागण, अधिकारीगण और इस अधिवेशन में जुड़े तकनीकी से सभी सज्जनवृंद और मीडिया के साथीगण, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी बहुत व्यस्तम समय में से समय निकालकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम अरुण साव जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और देश विदेश से पधारे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित संस्थानों के सम्मानीय प्रतिनिधियों का भी मैं छत्तीसगढ़ में स्वागत करता हूं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें अधिवेशन की मेजबानी का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। माननीय श्री नितिन गडकरी जी को इस कार्यक्रम में अपने बीच पाकर हम लोगों की खुशी दोगुनी हो रही है। भारत के विकसित राज्यों में अपना स्थान बनाने की ललक के साथ छत्तीसगढ़ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार में माननीय श्री गडकरी जी जैसे ऊर्जावान, कल्पनाशील और रचनात्मक सोच वाले मंत्री की उपस्थिति से छत्तीसगढ़ की ऊर्जा और भी बढ़ गई है। माननीय गडकरी जी का सहयोग और प्रोत्साहन हम लोगों को निरंतर मिल रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए की अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसके लिए मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस अधिवेशन में देश भर के आईआईटी, एनआईटी सहित उच्च प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों के 5,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। साथ ही श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर के निर्माण विशेषज्ञ, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी इस अधिवेशन में शामिल हो रहे हैं। मैं आप सभी को भारत के इस बेहद खूबसूरत प्रदेश छत्तीसगढ़ की संभावनाओं और क्षमताओं के बारे में बताना चाहता हूं कि आज आप लोगों की यहाँ उपस्थिति विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप लोगों को यहाँ पाकर हम लोगों की मनमांगी मुराद पूरी हो गई है। इसके लिए मैं इंडियन रोड कांग्रेस का आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ भारत का 9वां बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 4.01% है। यहाँ का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। राज्य के 3 करोड़ लोगों में 32% लोग आदिवासी हैं। इस तरह यह राज्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत सुंदर राज्य है। 1 नवंबर को हम लोगों ने राज्य स्थापना का 24वां वर्ष पूरा किया है और अब रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ ने अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है
इसके मुताबिक हम बहुत रणनीतिक और सुव्यवस्थित तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में इस 83वें इंडियन रोड्स कांग्रेस के आयोजन से हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। वर्ष 2028 तक हमने छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को दोगुना करते हुए 10 लाख करोड़ रुपए करने का निश्चय किया है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम राज्य में अधोसंरचनाओं का तेजी से विकास कर रहे हैं। इसके लिए विश्व स्तरीय आधुनिकतम तकनीकों को अपना रहे हैं और आगे भी इसके लिए लालायित हैं। छत्तीसगढ़ में मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सड़कें हमारी सबसे बड़ी ताकत होंगी। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों में परिवहन के अन्य संसाधनों की तुलना में सड़कों का विस्तार कहीं ज़्यादा सुविधापूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों का अच्छा विकास हुआ है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास पिछले 5 वर्षों के दौरान अवरुद्ध सा हो गया था। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने की है। हम प्रदेश के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों को भी मुख्य मार्गों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। इस विशाल भूभाग में हम इस चुनौतीपूर्ण काम को कम समय, कम लागत किंतु टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। हमारी सोच केवल सड़क निर्माण की ही नहीं है, बल्कि अच्छी सड़कों के निर्माण भी है। हम सड़क निर्माण की ऐसी तकनीकों को अपनाने के लिए लालायित हैं जो ज़्यादा पर्यावरण हितैषी हों। हमने हरित ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने का संकल्प लिया है। हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में हरित ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किस तरह किया जा सकता है। राज्य के उद्योगों में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट और प्लास्टिक आदि शहरी कचरों का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि हमने भारत और दुनिया भर में चल रहे इसी तरह के सफल प्रयोगों के बारे में सुन और पढ़ रखा है। छत्तीसगढ़ कृषि और खनिज संपदा के मामले में भी बहुत धनी प्रदेश है। सेंट्रल पूल में हम देश में धान के दूसरे सबसे बड़े योगदान करता हैं। देश के कुल स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान लगभग 20% है। देश के कुल कोयला उत्पादन का 19.76% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का 15.90% उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। देश के कुल चूना पत्थर उत्पादन का 11.08% छत्तीसगढ़ में होता है। देश का 20% सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। बिजली उत्पादन के मामले में हम सरप्लस राज्य हैं। 25,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और दूसरे राज्यों को भी हम बिजली देते हैं। आने वाले समय में राज्य में कृषि और उद्योग का भी बहुत तेजी से विकास होगा। हमने अपनी नई उद्योग नीति लागू कर दी है। इसमें निवेशकों और उद्योगपतियों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। हम उन्हें राज्य में बेहतरीन परिवहन नेटवर्क देने के लिए भी वचनबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ देश के 7 राज्यों से घिरा हुआ है। हमारे पड़ोसी राज्य भी खनिजों और औद्योगिक संभावनाओं के मामले में धनी राज्य हैं। इन सभी राज्यों के साथ हमारी सघन सांस्कृतिक साझेदारी भी है। हम अपने इन पड़ोसियों के साथ सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आज के इस अवसर में जिस तरह आपने छत्तीसगढ़ के प्रति हमेशा उदार मन से सहयोग किया है, उसी तरह राज्य की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयासों को और गति देने की कृपा करेंगे। छत्तीसगढ़ के आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों के बच्चे भी इस आयोजन का लाभ उठा रहे हैं। वो इस विमर्श में शामिल हो रहे हैं कि भविष्य में सड़क निर्माण की किन तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए
ताकि अनुसंधान के प्रयासों को किस तरह तेज किया जाना चाहिए और अनुभवों को किस तरह प्रभावी तरीके से साझा किया जाना चाहिए। मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए राज्य की इन प्रतिभाओं को बधाई भी देता हूं। निर्माण क्षेत्र से जुड़े राज्य के अधिकारी कर्मचारी भी निश्चित रूप से इस आयोजन से लाभान्वित होंगे। उन्हें नया सीखने और अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलेगा। यहाँ पधारे अतिथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य का अवश्य दर्शन करें, यहाँ की सुंदर संस्कृति का आनंद उठाएं, प्रदेश की क्षमता और संभावनाओं को करीब से देखें और परखें। मैं इस आयोजन के लिए इंडियन रोड कांग्रेस का पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा और माननीय मंत्री श्री गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने व्यस्तम टाइम में से समय निकालकर हम लोगों के बीच पधारे। और देश विदेश से आए सभी अतिथियों का भी मैं पुनः आभार स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य सतत विकास की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है और अब मौका है उस बहुप्रतीक्षित घड़ी का जब हम सभी बहुत ही सरल, सहज और समग्र छत्तीसगढ़ वासियों के बेहद आत्मीय, अति प्रिय और देश के लोकप्रिय माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार श्रद्धेय श्री नितिन गडकरी जी को संबोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहे हैं। जोरदार तालियों की आवाज के साथ माननीय श्री नितिन गडकरी जी। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव सहाय जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अजय टामटा जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग जिनके पास है ऐसे आदरणीय श्री अरुण साव जी, पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी, आईआरसी के प्रेसिडेंट श्री कमलेश कुमार पिपरी जी, हमारे डायरेक्टर जनरल श्री डी सारंगी जी, श्री एस के निर्मल जी, मंच पर उपस्थित आईआरसी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, इस इंडियन रोड कांग्रेस में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी इंजीनियर्स को मैं देश के विश्वकर्मा के रूप में मानता हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। राष्ट्र के निर्माण में आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा है, मिशन है कि हम हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ये सपने अगर पूरे करने होंगे तो हमें इंडस्ट्री, उद्योग क्षेत्र और एग्रीकल्चर में प्रगति करनी होगी। इंडस्ट्री में अगर प्रगति करनी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इंडस्ट्री डेवलप होगी। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम निर्माण करेंगे तो हमारे यहाँ उद्योग आएंगे, व्यापार आएगा, व्यापार बढ़ेगा और एग्रीकल्चर की भी तरक्की होगी। और इस क्षेत्र में जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी उससे रोजगार निर्माण होंगे और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत होगा। यही हम सबका सपना है और इस सपने को पूरा करने में आप जिस क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वर्ल्ड स्टैंडर्ड का,
वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जो जो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, इसका उपयोग करना, हमारे देश में भी रिसर्च करना और वर्ल्ड में भी जो सक्सेसफुल हुआ है उसको आत्मसात करना, इसके लिए आईआरसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरी बात मैं ये बोलता हूं कि भाई नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अभी मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि हमें विकास भी करना है और पर्यावरण का संतुलन भी रखना है, विशेष रूप से इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हमारे देश में हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर देश के पोल्यूशन में 40% कंट्रीब्यूट करता है, 40%। और आपको पता है कि एयर पोल्यूशन के कारण कितनी समस्याएं पैदा होती है। मैं आईआरसी के चेयरमैन और पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि रोड सेक्टर को आप इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचिए, साइलोज में मत सोचिए। जैसे रोड हम बना रहे हैं तो विशेष रूप से रोड के बाजू में 1,000 किलोमीटर पर हमारी माँ बहनें जा सकती है, ऐसे टॉयलेट तक नहीं है। विशेष रूप से अभी हमने एक हम सफर योजना शुरू की है, जिसमें पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन, गैस स्टेशन, रेस्टोरेंट, ढाबा, कुछ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स वहाँ का, फ्रूट वेजिटेबल का दुकान, 5-6 ट्रक और 30-40 गाड़ियों का पार्किंग, और ऐसे हम सफ़र करके हमारी बहुत जगह हमारे पास उपलब्ध है। जब हम कर्व दूर करते हैं तो उसके बाजू में हम उस प्रकार से रोड साइड सर्विस सेंटर्स, जिसको हम सफ़र के रूप में बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि अब NHAI की तरफ से 670 रोड साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं और करीब 2000 हम सफर के रूप में ऐसे स्टेशंस भी बना रहे हैं। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि इसमें विशेष रूप से ये भी सोचना होगा कि रोड पर जो सुखद प्रवास हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ये भी सोचना होगा कि ये किस प्रकार से हो सकता है। विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अभी हमारे यहाँ रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, इस पर हम काम कर रहे हैं और 350 प्रपोजल अभी हमारे पास काम करने के लिए आए हैं। कुछ के टेंडर भी निकल चुके हैं, ताकि हम पहाड़ को ऊपर जाने के लिए डीजल फूकते हुए घूम घूम के 3 घंटे पहुंचे, उसके बजाय 25 मिनट में डायरेक्ट फेनिकुलर रेलवे से हम ऊपर तक पहुंच जाएंगे। और ऊपर से कोई फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल होंगे, एप्पल होंगे, नीचे लाएंगे, लोग ऊपर जाएंगे, तो इससे लोगों की सुविधा बढ़ेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे रोड सेक्टर में, रोड, ब्रिजेस और टनल में हम वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को अपनाएं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप लोग अब कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, पर एक प्रश्न आपके विचारों के लिए मैं देना चाहता हूँ। क्या इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल इनिशिएटिव, इंटरनेशनल इनोवेशन, क्या इसकी बराबरी हम कर सकते हैं क्या? मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। एक बात निश्चित है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। कितने भी जोर से दौड़ोगे तो इमेज जोर से दौड़ती है। तो सबसे अच्छी बात है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी हम स्वीकार करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, और सरकार में विशेष रूप से होता है कि एक लाइन तय होती है, इधर उधर देखते नहीं है।
पुराने फाइल पर क्या निर्णय किया है वैसा ही निर्णय करके आगे जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं एनसीसी में था तो हमारे ये आपका नाम लेंगे तो सावधान में खड़े रहना, और जाकर जो परीक्षा ले रहे उनके सामने जाकर सावधान में खड़े होकर उनको सैल्यूट मारना। फिर वो पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो आपने बड़े स्मार्ट तरीके से बताना सर माय नेम इज सो एंड सो। समझ गए? बोले समझ गए। जब हमारी परीक्षा शुरू हुई तो एक ऐसा ही हमारा कैडेट था, उसने जोरदार कड़क वहां जाकर सैल्यूट ठोका। वो सरदार जी थे हमारी परीक्षा लेने वाले, उन्होंने जोर से पूछा व्हाट्स योर नेम, सर माय नेम इज सो एंड सो। तो ये सो एंड सो वाली मेंटेलिटी इज नॉट यूजफुल। यू नीड टू यूज योर ब्रेन, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड यू हैव टू अप्लाई दैट। और जो बड़े अधिकारी होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तब बोलते हैं कि अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और जब वो बड़े पोस्ट पे जाते हैं तो हर पूछते मुझे पूछो, ये बताया क्या मेरे को, हर चीज सेक्रेटरी के पास साइन करने के लिए जाती है। मैं ये सेक्रेटरी साहब की बात नहीं कर रहा हूं हर चीज। तो मैंने उनको कहा कि ये जो पीडी है, हमारे आरओ होते हैं, यही तो आखिर प्रमोशनों के डीजी बनते हैं। तो सब अधिकार डीजी को क्यों है, सब अधिकार सेक्रेटरी को क्यों है? क्योंकि जो कुर्सी पे बैठता है वो ऐसा चिपक के बैठता है कि वो अपना अधिकार किसी को देना नहीं चाहता। पर इसमें से आप में बैठे हुए और ऊपर में बैठे हुए ऐसे कोई लोग नहीं है। जहां अगर गलती से मेरी टोपी कहीं फिट होती है तो मुझे माफ करना। We need to motivate the people. We need to make the formulation of the team. मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। But when A and B comes together, thinks together and works together, the answer is A plus B bracket में square equal to A square plus B square plus twice AB. And twice AB is a result of collective team spirit. ये प्रोटोकॉल वगैरह फालतू है, इसको कोई मतलब नहीं है। केवल जातीयवाद समाज में नहीं है, कैडर में भी है। ये 87 बैच का है, सब बराबर एक साथ मिल जाते हैं। 86 बैच का है। ये कोई इसमें मत जाइए। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। आप उसके पीछे क्यों चिंता करते हो? और इसलिए सबॉर्डिनेट के साथ सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार करके, उनकी इन्वॉल्वमेंट करके उनको कार्य करने के लिए मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। और गलती हुई है तो अकेले में बताना, और अच्छा काम किया है तो पब्लिक में बताना और उनको इनकरेज करना। और मुझे लगता है कि इस छोटी बातों से मोटिवेशन बहुत बढ़ेगा। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, और तब विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के ऊपर हमने तय किया था कि जो अच्छे इंजीनियर्स काम करते हैं उनको अवार्ड देना है। तो मेरे दोनों सेक्रेटरी बहुत अच्छे थे, एक मिस्टर देशपांडे करके थे और एक तांबे साहब करके थे। तांबे अभी भी है। और मैंने उनको कहा कि आप दो लोग मिलकर 100% मेरिट पर किसको अवार्ड देना है वो लिस्ट फाइनल करो। और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे कारण, राज्य मंत्री के कारण, हमारे बोंगीरवार जी बैठे, उस समय चीफ इंजीनियर थे महाराष्ट्र में, और मैंने उनको कहा किसी की सिफारिश नहीं मानना, नो रिकमेंडेशन, और पूरे मेरिट पर आप फाइनल करो। दोनों ने मेरिट पर फाइनल किया। और उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर थे डॉक्टर अलेक्जेंडर, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इंदिरा जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और काफी अध्ययनशील थे। हमने उनको आमंत्रित करने के लिए मैं गया, मेरे दोनों सेक्रेटरी साथ में थे। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर जी ने मुझे